नमस्कार। लेक्चर नंबर 35 है, ये 35वां लेक्चर है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो कोई भी लेक्चर मिस करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता बच्चों। इतना ही सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। मेरे जो नोट्स हैं पर्सनल, इतने बेहतरीन नोट्स हैं ना ये, आप इसको पढ़ के पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं वो करके देखिए, फटाफट आंसर देंगे। आज के इस वीडियो में चिट्टगांव शस्त्रागार छापा हम पढ़ेंगे, जिसे चिट्टेगोंग भी कहा जाता है। चिट्टेगोंग ये जगह आज की डेट में बांग्लादेश में पड़ती है। चिट्टेगोंग आर्मरी रेड, इसी के बारे में पढ़ना है। 1930 में ये जो शस्त्रागार है लूटा गया था, जहाँ पे अंग्रेज गोला बारूद रखते थे ना, बंदूकें रखते थे, उसी पर रेड डाली गई थी हमारे मास्टर सूर्यसेन और इनकी सेना के द्वारा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये बांग्लादेश का मैप देखिए। जैसे हमारे यहाँ इस समय 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, वैसे वहाँ पर डिवीज़न होते हैं, राज्य की जगह डिवीज़न। तो ये पूरा बांग्लादेश 8 डिवीज़न में बटा हुआ है। ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका चिट्टगोंग डिवीज़न है। और यहाँ पर ये जगह है, चिट्टगोंग जो जगह थी जहाँ पे ये कांड हुआ था, ये यहाँ पे है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? सूर्यसेन और इनकी सेना के द्वारा किया गया था, इनके आर्मी के द्वारा किया गया था। सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर साहब थे। दा लास्ट में क्यों लगाया था? अपने बड़े भाई को संबोधित करने के लिए दादा यूज़ किया जाता है बंगाल में, तो इसलिए मास्टर दा से ज़्यादा फेमस थे ये। इनका जन्म बच्चों 1894 में हुआ था। इस चिट्टगोंग जगह पर ही इनका जन्म हुआ था। और आगे चलकर ये गणित के अध्यापक हुए और बच्चों को गणित पढ़ाते थे, और इसी कारण से मास्टर दा फेमस है, मैंने बता दिया। ये अनुशीलन समिति के साथ भी जुड़े रहे हैं। अनुशीलन समिति 1902 में पी मित्रा के द्वारा गठित की गई थी। जब आप जो राष्ट्रवादी, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का पहला चरण पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आपको समझ में आ रहा क्या पढ़ रहे हैं आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो दूसरा चरण चल रहा है ना क्रांतिकारी आंदोलन का, वो आप पढ़ रहे हैं। और उसका आज का ये आखिरी वीडियो होने वाला है। और ये बंगाल वाले इलाके में ये क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। इससे पहले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आपने पढ़ लिया। वो उत्तर भारत में, नॉर्थ साइड में वो घटनाएं हो रही थी, और ये बंगाल साइड घटना हो रही है। अनुशीलन समिति जो एक क्रांतिकारी संगठन था, इससे भी जुड़े रहे थे हमारे ये मास्टर दा साहब। और आगे चलकर ये कांग्रेस से भी जुड़ गए थे, ताकि इनके ऊपर कोई शक ना कर पाए कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है। और एक टाइम ऐसा था 1918 ईस्वी में ना, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो चिट्टगोंग या चट्टगांव वाली ब्रांच है, वहाँ के प्रेसिडेंट भी हो गए थे। ठीक, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मेन थी, वैसे ही अलग अलग इनकी ब्रांच भी थी। तो चिट्टगोंग की जो ब्रांच थी, वहाँ के ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे 1918 में। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, आपको पता ही है, 1 अगस्त 1920 में, जिस दिन हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, उसी दिन से असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1 अगस्त 1920। और आपको ये भी याद होगा कि 1922 में भैया घटना हो जाती है चोरी चौरा कांड। गोरखपुर के पास जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया जाता है, 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए जाते हैं वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। इसी कारण से तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन से इतने लोग खफा थे ना, उनमें से हमारे मास्टर दा भी थे, वो भी बहुत खफा थे। इस कारण से उन्होंने अपना क्रांतिकारी रास्ते को दृढ़ निश्चित कर लिया कि हाँ भैया, वो हम क्रांतिकारी रास्ते पर ही चलेंगे। कुछ दिन के लिए हमारे सभी क्रांतिकारी रुके हुए थे, क्योंकि गांधी जी ने वादा किया था कि भैया 1 साल आप रुक जाइए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, 1 साल में मैं आपको स्वराज दिला दूंगा। लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। तभी सभी जो जवान लोग देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार थे, उनको गांधी जी की फ़िलॉसफी समझ में नहीं आई, और उन्होंने अपना क्रांतिकारी मार्ग अपना लिया। उसमें हमारे मास्टर दा भी थे। इनको प्रेरणा कहाँ से मिली है? किस चीज़ की प्रेरणा? जो चिट्टगोंग या चट्टगांव में जो एक टीचर होके चट्टगांव में आर्मरी रेड करने जा रहे हैं, अंग्रेज़ों से पंगा लेने जा रहे हैं, इनको ये प्रेरणा मिली थी 1916 में। आयरलैंड में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसे ईस्टर राइजिंग कहा जाता है। जैसे हमारी ये वाली घटना चट्टगांव या चट्टगांव आर्मरी रेड कहा जाता है, वैसे ही आयरलैंड में एक घटना हुई थी ईस्टर राइजिंग, 1916 में एक घटना हुई थी। यहाँ हुआ क्या था, ऐसे ही एक टीचर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि उस समय आयरलैंड भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आर्मी बनाई, जिसे
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी कहा गया और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। वैसे ही प्रेरित होकर हमारे मास्टर दा ने भी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई। और पता है इसमें कौन कौन सदस्य थे? जिन बच्चों को ये पढ़ाते थे ना, उन्हीं बच्चों को इन्होंने इतना मोटिवेट किया कि वो क्रांतिकारी रास्ते पे आ गए। अब एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि भैया मोटिवेट करके छोटे छोटे बच्चों को, 15 से 16 20 साल के अंदर अंदर के बच्चे थे, इनको मोटिवेट करके क्रांतिकारी रास्ते पर ला दिए कि वो अपनी जान को हथेली में लेकर घूम रहे थे। बच्चों बिना डरे हुए संघर्ष करने को तैयार थे अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार थे छोटे छोटे बच्चे। कहा जाता है कि कम उम्र में अपनी जान को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं कि हमें ये दिक्कत ना हो जाए, वो दिक्कत ना हो जाए, लेकिन छोटे बच्चों को मोटिवेट करके उनको क्रांतिकारी रास्ते पे ला देना, ये मास्टर दा का टैलेंट है। देख लीजिए, खुद तो मोटिवेटेड थे ही, बच्चों को मोटिवेट करके अपनी टीम बना दी, जिसे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव वाली ब्रांच कहा गया। ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो थी ना, चटगांव ब्रांच है, सीबी चटगांव या चिट्टागोंग ब्रांच है। ये ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि इनको पता था कि भैया मैं ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, लेकिन मैं दूसरे लोगों को प्रेरित ज़रूर कर दूंगा इंडिया में, कि वो प्रेरित हमसे हो जाएंगे और ऐसी ऐसी घटनाएं करते रहेंगे और एक दिन हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, दिमाग में रखिएगा कि जो भी क्रांतिकारी लोग थे, वो ऐसा नहीं कि जो है उनको ये पता था कि मैं अकेले अपने दम पर देश को आज़ाद कर दूंगा। नहीं, भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, कोई भी हो, उनको पता था मेरी जान चली जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद जो है स्वतंत्रता लेकर आ सकूं, लेकिन मैं इतने लोगों को प्रेरित कर जाऊंगा कि लाखों लाखों भगत सिंह और तैयार हो जाएंगे जो देश को आज़ाद करवा ही देंगे। लोगों को प्रेरित करना इनका ज़्यादा उद्देश्य होता था। ठीक, इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में जो मेन सदस्य थे, गणेश घोष, लोकनाथ या लोकेनाथ बाल कहा जाता है इनको, अनंत सिंह, कल्पना दत्त, ये महिला थी कल्पना दत्त, और प्रीतिलता, दो बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं थी। 2 फिल्में भी इसके ऊपर बनी हैं, एक चटगांव नाम है फिल्म का, और दूसरा अभिषेक बच्चन और एक और एक्ट्रेस है, याद नहीं आ रहा मुझे, अभिषेक बच्चन है और लंबी सी एक्ट्रेस का क्या नाम है, अरे वो रणबीर सिंह की वाइफ वो हैं। ठीक है, इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, खेलेंगे हम जी जान से, मूवी का नाम है, इसके ऊपर पूरी बनी हुई है। तो ये लोग थे। अब इन्होंने योजना क्या बनाई? इन्होंने योजना बनाई कि चटगांव में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण शस्त्रागार हैं, जहाँ पे अंग्रेज़ों का बहुत हथियार का जखीरा रखा हुआ है, उसको हम लूटेंगे। इसके अलावा इनका संपर्क हम तोड़ देंगे बाहर से, कि दूसरी सेना ना बुला सकें जल्दी, ये अंग्रेज़ जो है फ़ोन करके या टेलीग्राफ के माध्यम से सेना ना बुला सकें। तो टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन नष्ट कर देंगे। टेलीफोन तो समझ में आ गया आपको, टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राफ का प्रयोग भी उस समय होता था इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ठीक है, टेलीग्राफ का प्रयोग होता था उस समय। और इसके अलावा इनका ये उद्देश्य था कि योजना बनाई थी कि रेल लाइन को हम ध्वस्त कर देंगे, कि जो चटगांव को कलकत्ता से जोड़ने वाली जो रेल लाइन है ना, उसको हम नष्ट कर देंगे, ताकि रेल के माध्यम से बड़ी सेना जल्दी से ना पहुंच सके हमारे यहाँ। तो इन्होंने ये पूरा ये सब प्लान बनाया। इसके अलावा यूरोपीय क्लब उस समय, ये देख लीजिए तस्वीर, यूरोपीय क्लब एक ऐसा वहाँ पे बिल्डिंग थी जहाँ पे अंग्रेज अधिकारी, पुलिस वाले जो यूरोपी थे ना, वो आकर वहाँ रुकते थे, अय्याशी करते थे, मज़े करते थे। तो इस पर भी रेड डालकर, इस पर भी हमला करके इन सदस्यों को बंदी बनाने के लिए इन्होंने फैसला किया था, ये योजना बनाई थी। तो योजना में इनको समझ में आ गया आपको क्या क्या था। शस्त्रागार लूटेंगे जहाँ पर इनका हथियार रखा हुआ अंग्रेजों का, मेन तो उद्देश्य यही था। ठीक है, और 18 अप्रैल 1930 को रात 10 बजे ये लोग तैयार होते हैं अपने इस अंजाम को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो उसके बाद होता क्या है, सब कुछ सही चलता है। इन्होंने रेल लाइन नष्ट कर दी, टेलीग्राफ, टेलीफोन जो वहाँ पे एक्सचेंज थे, जो लाइनें थी, नष्ट कर दी, और चटगांव के जो शस्त्रागार थे उनको भी लूट लिया और वहाँ पर अपना झंडा लगा दिया इन्होंने।
राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे लगा दिया। लेकिन बस यहाँ कमी हो गई, यूरोपियन क्लब में उस समय सदस्य ज़्यादा नहीं आए थे। क्यों? उस समय 18 अप्रैल 1930 की बात है ना। आप देखिए उस समय वो जो दिन था ना, वो शुक्रवार का दिन था। तो गुड फ्राइडे होने के कारण, छुट्टी का दिन होने के कारण लोग अपने घरों में वो मज़े कर रहे थे, वहाँ नहीं आ पाए थे, वहाँ नहीं आए थे। इसलिए इनका ये प्लान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो लोग नहीं आए थे उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता लगती है, तो वो बाहर से सेना किसी न किसी माध्यम से जल्दी से बुला लेते हैं। ठीक है, शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया, बता ही दिया। और सभी क्रांतिकारी सुबह वहाँ से निकल जाते हैं और सभी चले जाते हैं कहाँ? चटगांव की पहाड़ियाँ, जो चटगांव में पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सब जाके छुप जाते हैं। और 18 से 22 तारीख तक 4 दिन के अंदर सेना बुला ली जाती है, हज़ारों की संख्या में सेना बुला ली जाती है। और 22 अप्रैल 1930 को अंग्रेज़ों को पता लगता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र में छुपे हुए हैं, तो पूरी पहाड़ी को ये लोग घेर लेते हैं। तो वहाँ पे मुठभेड़ होती है, लड़ाई होती है, तो 12 क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं हमारे। लेकिन अंग्रेज़ों का ज़्यादा नुकसान हुआ था, 160 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे अंग्रेज़। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, और हमारे क्रांतिकारी ऊंचाई पर थे, पहाड़ी पे थे, और वो जो नीचे थे वो नीचे अंग्रेज थे। तो जब दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, एक पक्ष अगर पहाड़ पे है, दूसरा पक्ष ज़मीन पे है, तो ज़मीन पे जो है ना उसको ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही अंग्रेज़ों को यहाँ बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद कई सैनिक यहाँ, कई जो क्रांतिकारी थे पकड़े गए, उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। लेकिन हमारे जो सूर्यसेन थे, हमारे मास्टर दा, वो नहीं पकड़े गए थे यहाँ। वो पकड़े गए लगभग 3 साल के बाद, लगभग 2.5-3 साल के बाद, 16 फरवरी 1933 ईस्वी में पकड़े गए थे। पता, एक जमींदार था जिसका नाम था नेत्रसेन। इसी ने 10,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपये के लिए चुगली कर दी, मुखबरी कर दी। क्योंकि इस मास्टरदा के ऊपर ना अंग्रेज़ों ने 10,000 का इनाम लगा रखा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन बताएगा उसको 10,000 मिल जाएंगे। ये नेत्रसेन जमींदार था, इसी के घर रुके हुए थे हमारे मास्टरदा। इसने इनको पकड़वा दिया। अब गिरफ्तार करके ले गए, इतनी यातना इनके साथ की गई, इतना इनको कष्ट दिया गया कि सोच भी नहीं जा सकते हैं हम लोग। इतना ज़्यादा इनको जो है परेशान किया गया। और उसके बाद 12 जनवरी 1934 में इनको फांसी दे दी गई। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर में इनको फांसी दे दी गई। ये है प्लेटफॉर्म जहाँ पर इनको खड़ा करके फांसी दी गई थी, ये जगह है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। उस समय भी बहुत सारे जयचंद, उस समय भी बहुत सारे क्या थे? मुखबिरी करने वाले हमारे विरोधी थे। इसी कारण से तो बहुत समय लग गया हमको सफल होने में। तो 12 जनवरी 1934 में इस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी जाती है बच्चों। 16 फरवरी से 12 जनवरी तक इनको इतना प्रताड़ित किया गया था, इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, इतना ज़्यादा इनको कष्ट दिया गया था। इसके बाद जो 2 महिलाएं थी जो इनकी टीम के साथ जुड़ी थी, उनका क्या हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रीतिलता वाडेदार की बात करते हैं। इन्होंने बच्चों 1932 में आत्महत्या कर ली थी। 1932 में ही इन्होंने दोबारा से हमला किया था। पता किस पर? जो वो क्लब था ना, यूरोपियन क्लब था, वहाँ पे हमला किया था प्रीतिलता वाडेदार ने। उसके बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। और कल्पना दत्ता का क्या हुआ? कल्पना दत्ता ये वही हैं जिन्होंने, जो मूवी है ना जिसमें वो उस एक्ट्रेस ने रोल निभाया है, जो मैंने अभी बात की थी, रणवीर सिंह की वाइफ ने, वो कल्पना दत्ता का ही रोल निभाया था। कल्पना दत्ता को 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया था और आजीवन कारावास दे दिया गया था। हालांकि 1939 में जब बहुत सारे क्रांतिकारियों को छोड़ा गया था, उनमें से इनको भी छोड़ दिया गया था। उसके बाद 1995 में, ठीक है, 1995 तक ये जिंदा रही। इन्होंने शादी भी की थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। 1995 में इनकी मृत्यु होती है। बहुत वर्षों तक ये जिंदा रही थी। एक बार ये इलेक्शन भी लड़ी थी, हालांकि हार गई थी। तो उसके बाद इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत किया। 1995 में एक क्रांतिकारी जो कल्पना दत्ता थी, इनकी मृत्यु होती है 1995 में। जबकि प्रीतिलता वाडेदार अगर आत्महत्या नहीं करती तो इनको भी आजीवन कारावास होता, तो शायद इनको भी 1939 में छोड़ दिया गया होता। तो ये थी हमारे क्रांतिकारियों की कहानी बच्चों। तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण इसी के साथ होता है समाप्त।
तो हम अब चलेंगे गांधीवादी को कंटिन्यू करते हुए। हमने कहाँ छोड़ा था गांधी जी को? गांधी जी को छोड़ा था जब जेल में गए थे गांधी जी, और कांग्रेस में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी स्वराज, उसको हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होगा, जो साइमन कमीशन है ना, उसका गठन किया जाएगा, भारत में आएगा, उसका विरोध होगा, वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, अच्छा लगा होगा ज़रूर वीडियो, मुझे उम्मीद है, तो लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।